dx लेंथ का मान लो, dx थिकनेस का, dx थिकनेस का एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, x दूर, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का ये एलिमेंट। तो पहले इसका निकालेंगे मास कितना होगा, इसमें कितना हो जाएगा वो 3m, क्या करेंगे उसके लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। कहने का मतलब यह है कि जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो नहीं, दूसरा वाला मास। तो आपको लेफ्ट एंड इससे निकालनी है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ कितना मास हो जाएगा वो 2m, आगे मूव करने लगता है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल, ये बताया हुआ है। As a result of this collision, the rod is stopped, ball moves in the direction shown above right. Express all answers in terms of m1, m2, omega d and fundamental constants. m1 is mass of rod, m2 is mass of ball, omega जिससे वो rod rotate हो रही है, d rod की length है, और fundamental constant की terms में ये आंसर। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, इसकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले पार्ट में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, दूसरे पार्ट्स में बात हुई है एंगुलर मोमेंटम की। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, पार्ट ए, शो दैट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज ml²/12। मतलब m मास और l लेंथ की एक थिन रॉड है, और उसके सेंटर से पास होने वाली और रॉड से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। तो इससे पास होने वाली रॉड से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको पहले एक एलिमेंट लेना होता है, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। ये फॉर्मूला हमको यहाँ लगाना है। डीएम क्या है, एलिमेंट्री मास, और एलिमेंट्री मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r, तो डीएम आर स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट्स के बीच। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेंगे dx लेंथ का मान लो, dx थिकनेस का, dx थिकनेस का एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, x दूर, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का ये एलिमेंट। तो पहले इसका निकालेंगे मास कितना होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, m/l। यूनिट लेंथ में कितना मास है, m/l, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, तो इंटू dx कर देते हैं। तो ये हो गया dm, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, mr² फॉर्मूला लगा दिया। तो m/l इंटू dx, ये एलिमेंट्री मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस x, तो इंटू x² कर दिया, और प्रॉपर लिमिट्स के बीच इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट्स क्या होंगी, तो ऐसे एलिमेंट्स, ये क्योंकि एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेफ्ट साइड में है, तो -l/2 की लिमिट होगी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट ये हो जाएगी +l/2। तो -l/2 से +l/2 की लिमिट्स में इसे इंटीग्रेट करना था। तो ये लिमिट्स यहाँ पर पुट कर दी हमने, यहाँ लिख दी। अब इसको इंटीग्रेट करें तो m/l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² dx कितना होगा, x³ 3। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, xn+1/n+1 वाला, इंटीग्रल x⁴n dx इज इक्वल टू xn+1/n+1। तो m/l बाहर आ गया, x² dx कितना होगा, x³/3, और ये लिमिट्स यहाँ लिख दी। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये बना m/3l, और फिर अपर लिमिट इसमें डालेंगे, l/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, l³/8, फिर माइनस l³/8, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो माइनस साइन बचा रह जाएगा। तो टोटल में कितना हो गया वो, l³/8 प्लस l³/8, मतलब 2l³/8, यानी l³/4 हुआ वो, और एक l कैंसिल आउट होने पर ये बन गया ml²/12। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऐसी एक्सेस जो उसके CG या सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और रॉड से परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। अब यदि इस एंड के अबाउट पूछा होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तब हमको यूज करना होती है फिर थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मान लो कि ये एक्सिस है ए बी, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, एक एंड के अबाउट। तो मैं यहाँ थ्योरम लिख रहा हूँ, आई ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है आई सी एम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मास इनटू दोनों एक्सेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ICM तो मालूम है, ml स्क्वायर बाय 12, और यहाँ क्या आने लगेगा? यहाँ आएगा मास, और दोनों एक्सेस के बीच डिस्टेंस कितनी है? तो वो है L बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर बाय 4, ml स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 किसी थिन रॉड का, और किसी एंड के अबाउट ये होता है ml स्क्वायर अपॉन 3, ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर अपॉन 3। अगला पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। क्या बोला हुआ है? द रॉड इज नाउ ग्लूड टू अ थिन hoop of mass m and radius l by 2 to form a rigid assembly as shown। अब उसी रॉड को जिसका मास था m, लेंथ थी l, उसको ग्लू कर दिया है। ग्लूड मतलब चिपका दिया है, किसके साथ में? एक थिन हुप के साथ। हुप मतलब रिंग। एक रिंग के साथ इस रॉड को इस तरह चिपका दिया है, जैसा डायग्राम में शो किया हुआ है। और L बाई 2 है उस हुप की रेडियस। ये तो रॉड की लेंथ है, कितनी है ये है L, जो डायमीटर बनेगा इस रिंग का। रिंग की रेडियस क्या होगी? वो होगी L बाई 2, और उसका मास है M। तो M मास और L लेंथ की उस रॉड को किसी हुप के साथ चिपका दिया है, और उस हुप का रेडियस है L बाई 2 और मास है M। The centers of the rod and hoop coincide at point P। यहाँ पर दोनों के सेंटर्स, ये सेंटर ऑफ मास इस रॉड का भी है और इसका भी है, रिंग का भी, ये कोइंसाइड हो रहे हैं। The assembly is mounted on a horizontal axle through point P and perpendicular to the page। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस असेंबली की। कैसी? हॉरिजॉन्टल है वो एक्सल, और पी से पास हो रही है, मतलब इस तरह की है एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सल। आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे? व्हाट इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द रॉड हुप असेंबली अबाउट द एक्सल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो रिंग का आपको याद होगा वो क्या होता है? mr स्क्वायर, अपनी एक्सिस के अबाउट। किसी भी रिंग का अपनी एक्सिस के अबाउट, ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ऐसी रिंग हो आर रेडियस एम मास की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट ये होता है mr स्क्वायर। तो हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस असेंबली का, रिंग प्लस हुप। तो बस आपको करना क्या है? ये तो रॉड का हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 12, अभी हमने देखा, अभी डिराइव किया ml स्क्वायर अपॉन 12, और रिंग का कितना हो जाएगा? रिंग का mr स्क्वायर। अब गलती कहाँ पर होगी? गलती से यहाँ l ना लिख दें। यहाँ चाहिए हमको इस हुप का रेडियस, जो कितना है? L बाई 2, ये ध्यान आना चाहिए। तो ml स्क्वायर बाय 4, तो ये बन गया ml स्क्वायर अपॉन 3। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का ml स्क्वायर अपॉन 3 इस तरह भी किया जा सकता है, उस रॉड को किसी हुप के साथ में चिपका कर। तो ये पहले बी पार्ट का आंसर हो गया। व्हाट इज द रोटेशनल इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया मतलब ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड हुप असेंबली अबाउट द एक्सल, वो हो गया ml स्क्वायर अपॉन 3। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पहले ये बोला हुआ है, सेवरल टर्न्स ऑफ स्ट्रिंग आर रैप्ड टाइटली अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप। अब इस हुप के चारों तरफ एक स्ट्रिंग लपेट दी है टाइटली। द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन अ कैट also of mass m grabs the free end of the string and hangs vertically from it without swinging as it unwinds। तो ये है वो कैट जिसका मास कितना है? m। इस फ्री एंड को वो ग्रैब कर लेती है, और इस वजह से ये अनवाइंड होती है, स्ट्रिंग अनवाइंड होती है। और ऐसा बोला विदाउट स्विंगिंग, ये कैट स्विंग भी नहीं हो रही है, सिर्फ ये स्ट्रिंग अनवाइंड होती चली जाएगी।
तो आगे क्या बोला है, कॉजिंग द रॉड हुप असेंबली टू रोटेट, ये असेंबली रोटेट होने लगी, निग्लेक्ट फ्रिक्शन एंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग। आपने सुन लिया होगा, इस असेंबली के साथ क्या किया, उस हुप के ऊपर एक स्ट्रिंग लपेट दी गई, ये उस स्ट्रिंग का फ्री एंड होगा, जो किसी बिल्ली ने, जिसका मास कितना है, m, सभी का मास m है, रॉड का मास भी m है, हुप का मास भी m, और इस कैट का मास भी m। तो इस एंड को उसने ग्रैब किया बिल्ली ने, और वो रस्सी नीचे आने लगी, मतलब अनवाइंड होने लगी। फ्रिक्शन है नहीं, हमको पार्ट सी में फाइंड करना है टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनाएंगे, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये वो रॉड, ये वो हुप, और ये वो कैट, और ये कैट नीचे जा रही है, मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन है a, ये तो है लीनियर एक्सेलरेशन, और ट्रांसलेशन की एक इक्वेशन बनाते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहाँ होगा, नीचे, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, आसानी से बन जाएगी ये इक्वेशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे हैं। एक तो ये इक्वेशन, और दूसरा दूसरा रोटेशनल मोशन का एक बना लेते हैं इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क या अनबैलेंस टॉर्क इज इक्वल टू मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई अल्फा लगा देंगे। तो कितना है ये टेंशन, यही टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है टी, और ये कितना है, तो ये है L/2। तो टॉर्क कितना कंस्टिट्यूट होगा, टॉर्क कंस्टिट्यूट होगा T इंटू L/2, ये टेंशन और ये L/2, T इंटू L/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना है, वो है ml² अपॉन 3, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, तो आप पेपर पेन लेके साथ में सॉल्व करो, तो आपको समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आपने कभी नहीं देखी है वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगी इजीली। तो यहाँ आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² अपॉन 3 इंटू, यहाँ क्या चाहिए हमको, अल्फा, हम इक्वेशन क्या लगा रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब अल्फा और ए में क्या रिलेशनशिप है, अल्फा को हम लिख सकते हैं ए अपॉन आर, तो ए ये लीनियर एक्सेलरेशन, और आर की जगह क्या आने लगेगा, L/2, फिर यहाँ गलती हो सकती है। तो इस सबको सॉल्व करके हमने ए फाइंड आउट करके रख लिया, इसकी हमको आगे एक्चुअली जरूरत है, ए इज इक्वल टू 3t/4m, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमको चाहिए क्या था, इस पार्ट बी में हमें टेंशन फाइंड आउट करना था, तो हम करेंगे ये कि यहाँ से ये जो इक्वेशन ये आया है हमारे पास में a इन टर्म्स ऑफ t, दो वेरिएबल्स हैं a और t, तो a को यहाँ पर एलिमिनेट करना है हमको बस। तो इस इक्वेशन में t बराबर लिखा हमने mg माइनस ma, और a की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में जो इससे आई हुई है, mg माइनस m इंटू 3t/4m, और इसको सब्सटीट्यूट करने पर सॉल्व कर लेंगे हम इसे फॉर t, तो t आ गया हमारे पास में इतना 4mg/7। तो आप करो इसको सॉल्व, t बराबर mg माइनस ma, mg माइनस m, a की वैल्यू ये डाल दी है 3t/4m, ये m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और फिर इसे ट्रांसपोज कर लेंगे, t प्लस 3t/4 जो बन जाएगा 7t/4, और इधर बचेगा mg, और इसमें से t निकाल लिया 4mg/7। तो ये एक आंसर हो गया पार्ट बी का, पार्ट बी का आंसर हो गया ये। अब पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, इसमें देख लेता हूँ, पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, डिटरमिन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो तो कर दिया हमने। फिर पार्ट डी करना है हमको, डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलरेशन ए ऑफ द रॉड हुप असेंबली। क्या चाहिए हमको, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा, वो ए अपॉन आर, और इसीलिए ये ए हमने निकाल कर रख लिया था अलग से, ए की जगह 3t/4m डाला, और रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी L/2, और इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 6g/7l, 6g/7l।
ये आंसर हो गया पार्ट डी का। एंगुलर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड हूप असेंबली। फिर पार्ट ई में बोल रहे हैं डिटरमिन द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द कैट। अब लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए फाइंड आउट किया हुआ है, और ए कितना होता है, अब अल्फा आ चुका है हमारे पास में 6g/7l, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ये फॉर्मूला लगा दिया। आर कितना, l/2, अल्फा 6g/7l, एल कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा 3g/7। तो ये पार्ट ई का आंसर हो गया। पार्ट एफ में कह रहे हैं कि आफ्टर डिसेंडिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5l/3, उस कैट ने 5l/3 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिसेंड किया। द कैट लेट्स गो ऑफ द स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद में, 5l/3। वो कैट ने वो फ्री एंड को होल्ड किया हुआ था, और जैसे ही होल्ड किया उस टाइम को तो हम 0 रिगार्ड कर लेंगे, और उसके बाद 5l/3 ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद द कैट लेट्स गो ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को उसने छोड़ दिया। एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कैट अबाउट पॉइंट पी। इस इंस्टेंट पर हमको उसका चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, क्या लगेगा, L इज इक्वल टू एम वी, ये उसका लीनियर मोमेंटम उस इंस्टेंट का, इंटू L/2। एम वी आर फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एम वी इंटू L/2, बस V हमें चाहिए, और V यदि चाहिए तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियली 0, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, S 5l/3, और A हमने पहले ही निकाल रखा था, कितना है वो, 3g/7। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3g/7 इंटू 5l/3, और आगे सॉल्व करने पर ये आ गई वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के आने के बाद में उसको सब्सटीट्यूट कर दिया इसमें, तो एम वी L/2 ये आ गया उसका एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से हर पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पहले डाउनलोड कर लेना पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद खुद करने की कोशिश करना, और इसी तरह के क्वेश्चन साल भर हम करते रहेंगे। अब लेते हैं अगली प्रॉब्लम। स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज एन असेंबली consisting of two small dense spheres, each of mass m, whose centers are connected by a rigid rod of length L and negligible mass. The astronaut also has a device that will launch a small lump of clay of mass m at speed v0. Express your answers in terms of m, v0, L and fundamental constants. ये बात हो रही है किसी स्पेस शटल में किसी एस्ट्रोनॉट की, और इस तरह की असेंबली उसके पास में है। दो स्मॉल डेंस स्फीयर्स, हर एक का मास m, और ये किसी रिजिड रॉड जिसकी लेंथ है l, नेग्लिजिबल मास है, उसके एंड्स पर कनेक्टेड हैं ये दोनों मासेस। फिर उस एस्ट्रोनॉट के पास एक ऐसी भी डिवाइस है जिससे वो लंप ऑफ क्ले, मतलब मिट्टी का एक टुकड़ा, वो फेंक सकता है स्पीड v0 से। तो पूछा क्या है हमसे, इनिशियली द असेंबली इज फ्लोटिंग फ्रीली एट रेस्ट रिलेटिव टू द केबिन। ग्रेविटी तो है नहीं केबिन के रिलेटिव, वो असेंबली फ्रीली फ्लोट हो रही है। एंड द एस्ट्रोनॉट लॉन्चेस द क्ले लंप so that it perpendicularly strikes and sticks to the midpoint of the rod as shown above. तो वो लंप ऑफ क्ले फेंकता है, लॉन्च करता है स्पीड v0 से। उस लंप ऑफ क्ले का मास है m, और ये इसके साथ में स्टिक हो जाता है, और कहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, और परपेंडिकुलर टू द रॉड। इस तरह से वो लॉन्च हुआ है और यहाँ आकर वो स्टिक हो गया है। और स्टिक होने का मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है। पूछा क्या है, डिटरमिन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम असेंबली एंड क्ले लंप आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी हुई है। तो क्या हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और इसलिए लीनियर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके और हम
VCM निकालेंगे, क्योंकि ये लंप आकर यहाँ टकराया और यही सेंटर ऑफ मास होगा इस असेंबली का भी, बल्कि तीनों का मिलकर भी। तो हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसी के पास है सिर्फ, ये तो रेस्ट में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv0। और ये आकर टकराया जब इसके साथ और यहाँ स्टिक हो गया, तब मास असेंबली का कितना हो गया, 3m। और मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vcm, तो mv0 इज इक्वल टू 3m इंटू vcm। तो vcm मिला v0/3, मतलब ये सिस्टम जो है इधर मूव करेगा। इसको यदि पॉजिटिव मान लें तो ये भी पॉजिटिव आया है, और ये पॉजिटिव आया है, मतलब ये सिस्टम इधर मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो हमको मिल गया VCM, और VCM मिलने के बाद सिस्टम की हमको चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बस हाफ मास सिस्टम का 3m, और ये वाली स्पीड लेकर v0/3 लेकर उसकी स्क्वेयरिंग करके इसको सॉल्व करेंगे, तो mv0² अपॉन 6 हमको मिलेगा। और ये है पार्ट 1 का आंसर, ए के पार्ट 1 का आंसर। फिर सेकंड में बोला डिटरमिन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। हमको चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये निकाली हमने mv0²/6। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ इसके पास में है, वो होगी हाफ mv0², हाफ mv0²। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ शायद मिस्टेक हुई है, ये होगा 2 मेरे ख्याल से, ये होगा 2, और इसके 2 होने पर एलसीएम आएगा 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो mv0² -3 mv0², तो -2 mv0² अपॉन 6, तो ये बन गया mv0² अपॉन 3। तो इस तरह से ये मिली हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। माइनस साइन बता रहा है कि लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आपको यदि मैक्सिमम इसका बेनिफिट लेना है इन वीडियोस का, तो आपको करना ये चाहिए कि आप पीडीएफ हम साथ में देंगे, उसको डाउनलोड कर लो और पहले करके रखो इन प्रॉब्लम्स को, या फिर पेपर पेन लेकर साथ में मेरे सॉल्व करो। तो आपके लिए इसका बहुत एडवांटेज होगा इन सब प्रॉब्लम्स को करने का। नेक्स्ट पार्ट बी, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, द असेंबली इज ब्रॉट टू रेस्ट। अभी वो मूव कर रहे थे, VCM आ गया था मोशन में, पर उसको फिर से रेस्ट में लाया। द क्ले लंप रिमूव्ड, उसको हटा दिया क्ले लंप को, एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड या रिपीटेड एज शोन। अब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ये तो असेंबली, ये दो मासेस, ये रॉड और ये क्ले लंप, उसको हटा लिया है और अब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, पर किस तरह, इस तरह कि the clay lump striking perpendicular to the rod, but this time sticking to one of the spheres of the assembly। एक किसी के साथ में वो स्टिक हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में उसको परपेंडिकुलर टू द रॉड इस तरह से प्रोजेक्ट किया है और इसके साथ वो स्टिक हो गया, इस तरह से उसको लॉन्च किया है। पार्ट 1 बी का पार्ट 1, डिटरमिन द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड to the center of mass of the system, assembly and clay lump immediately after the collision. Assume the radii of the spheres and clay lump are much smaller than the separation of the spheres. तो ये है वो सिचुएशन, इस तरफ इसको लॉन्च किया, ये 2m बन जाएगा, ये m और 2m, दो पॉइंट मासेस का सिस्टम हो गया, m2m जो सेपरेटेड है लेंथ l से। ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टू पार्टिकल जब सिस्टम होता है तो किसी भी एक से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस तरह से निकाली जा सकती इजीली। तो वो तो आपको पता है कि रेशो जो है वो इनवर्स रेशो में होते हैं ये डिस्टेंसेस, वो सब नहीं करना, आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो। दोनों के बीच की सेपरेशन, ध्यान से आप सुने जल्दी आंसर आएगा। दोनों के बीच की सेपरेशन मतलब टोटल सेपरेशन ऐसा बोल सकते हैं। नीचे टोटल मास, टोटल मास इस केस में कितना हो जाएगा, वो 3m,
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। कहने का मतलब यह है कि जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो नहीं, दूसरा वाला मास। तो आपको लेफ्ट एंड इससे निकालनी है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ कितना मास हो जाएगा, वो 2m। तो टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। mm कट गया तो ये आया 2l/3, मतलब m से वो होगा 2l/3 पर, ये होगा 2l/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/3, और ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऐसे सिस्टम का लेफ्ट एंड पर जब m हो, इधर 2m हो, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास। हमको लेफ्ट से एंड से ही डिस्टेंस पूछी हुई थी, इस तरह से आंसर आ गया। फिर इसी में सेकंड पार्ट में बोला, ऑन द फिगर अबव इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। इस डायग्राम में हमको सेंटर ऑफ मास के चलने का डायरेक्शन बतलाना है। तो इसको करने से पहले आप पार्ट 3 करो, डिटरमिन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। तो क्या होगा, इसमें लगाओ आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन की जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन निकल आएगा। कैसे, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का कितना होगा, तो वो होगा 3m, टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये लगा दो, ये फाइनल मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं vcm है, और टोटल मास कितना है सिस्टम का, 3m। तो 3m इंटू vcm इज इक्वल टू, पहले तो इसी के पास मोमेंटम था सिर्फ, तो mv0, m कैंसिल आउट होकर v0 यदि हमने पॉजिटिव माना है तो vcm भी पॉजिटिव होगा कितना, vcm कितना हो जाएगा, तो यह है 3m इंटू vcm इज इक्वल टू mv0। यहाँ फिर से कुछ मिस्टेक हुआ है, vcm कितना हो जाएगा, vcm विल बी v0 अपॉन 3, इंस्टेड 2 यहाँ आएगा 3। पर बताना मुझे यह है कि v0 यदि पॉजिटिव लिया है आपने तो vcm भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आना मतलब ऊपर, यानी सेंटर ऑफ मास के चलने का डायरेक्शन ये होगा v0 अपॉन 3। तो यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है उसे v0/3। तो ये 2 और 3 हुए। अब क्या बोला है, डिटरमिन द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। क्या एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल टॉर्क वार्क कुछ नहीं है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की बात हुई है, इसका मतलब ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क तो कुछ होगा नहीं, और हम कंजर्व कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो इसके अबाउट ये सिस्टम घूम सकता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, mv0 इंटू l/3, ये होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो उसे आई ओमेगा से निकाल लेते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस सिस्टम का, तो इस तरह निकाल लिया, ये m इंटू 2l/3² प्लस 2m इसका मास, क्योंकि इसके साथ स्टिक हो गया है, 2m इंटू l/3 का स्क्वायर, सॉल्विंग करने पर यह आएगा 2ml²/3। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, और ये फाइनल जिसमें ये है I, और हमने मान लिया उसका ओमेगा ये है, एंगुलर स्पीड उसकी ओमेगा है। और इसे सॉल्व किया, ये m से m कैंसिल आउट होगा, एक l भी कैंसिल हुआ, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट होता है, तो ये बन गया v0 अपॉन 2l, ये है ओमेगा। इसका मतलब ये सिस्टम ट्रांसलेट भी हो रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी हो रहा है, ये पता लगता है हमको। तो ये निकल आया उसकी एंगुलर स्पीड। फिर फिफ्थ में बोला है, डिटरमिन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज वो निकालने के लिए आप निकालोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के 3 पार्ट्स होंगे उसमें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये सिस्टम मूव कर रहा है कितने से, v0/3 से, तो हाफ ये ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी, हाफ टोटल मास 3m, v0/3 से वो मूव कर रहा है तो v0²/9।
कि ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी, और 3 नहीं बल्कि 2 ही पार्ट्स होंगे, एक रोटेशन की 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई निकाला था हमने 2/3 ml स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। ये आई टोटल एनर्जी फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो m मास वी नॉट से मूव कर रहा था तो हाफ m वी नॉट स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर आप जरूर करना इसको सॉल्व, इग्नोर मत करना, ये आएगी -1/4 m वी नॉट स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी में आएगा लॉस। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ मास m2 एंड अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m1 एंड लेंथ d। ये वो बॉल m2 मास की, और ये रॉड इसका मास है m1 और इसकी लेंथ है d। The rod is attached to a horizontal frictionless table by a pivot at point P and initially rotates at an angular speed omega as shown. The rotational inertia of rod about point P is 1/3 m1 d square. The rod strikes the ball which is initially at rest. तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर पाइवोट पी से अटैच्ड है, ये मतलब इसके अबाउट ये रॉड घूम रही है और किसी समय इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और m2 है रेस्ट में। आगे बोल रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन द रॉड इज स्टॉप्ड एंड द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन शोन अबव राइट। इनके बीच कोलिजन होती है, यहाँ ये रॉड आ जाती है रेस्ट में और मास m2 आगे मूव करने लगता है, ये बताया हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन द रॉड इज स्टॉप, बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन शोन अबव राइट। Express all answers in terms of m1, m2, omega, d and fundamental constants. m1 is mass of rod, m2 is mass of ball, omega जिससे वो रॉड रोटेट हो रही है, d रॉड की लेंथ है, और फंडामेंटल कांस्टेंट की टर्म्स में ये आंसर्स हमको करने हैं। पार्ट ए में बोला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट पी बिफोर कोलिजन। रॉड का एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमको चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, वैसे नहीं भी दिया होता तो आपको मालूम है एक एंड के अबाउट 1/3 ml स्क्वायर होता है, वो ml स्क्वायर बाय 3, पर मास यहाँ m1 है, लेंथ है d, तो m1 d स्क्वायर ओमेगा विद 1/3। तो ये आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ और ये हो गया ओमेगा। तो ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, या फिर बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड। ये पहला आंसर हुआ। बी में बोल रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड v ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद हमको बताना है बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब टक्कर के बाद ये v फाइंड आउट हमको करना है, v फाइंड करना है हमें। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे। एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, क्योंकि जो भी बार बार मैं बताता हूँ एक्सेल ने जो फोर्स लगाया होगा वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वो फोर्स एक्सेस से ही पास हो रहा है, बाकी एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं है। जब हम इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बना लेंगे तब, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है तो उसका वेट भी बैलेंस हो जाएगा, तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो ये रीजन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये निकाल रखा है हमने, तो डायरेक्ट यदि ये आता है तो आप आई ओमेगा लगाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 m1 d स्क्वायर, और ये उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और बाद में कोलिजन के बाद ये रॉड तो रुक गई है और m2 मास स्पीड v से मूव करने लगा है, मतलब ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m2v, तो m2v और एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो m2v इंटू डी, और इसमें से v फाइंड आउट कर लिया, इसमें से v फाइंड आउट कर लिया, एक d कैंसिल आउट होगा, एक d कैंसिल होगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा m1 d ओमेगा अपॉन 3 m2, तो ये आ गया v।
स्पीड ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिशन। सी में कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट दिस कोलिजन इज इलास्टिक, ऐसा मान रहे हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है। तो करना क्या है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो m1 अपॉन m2। m1 बाय m2 निकालना है इस कोलिजन को इलास्टिक मानते हुए। तो कोलिजन यदि इलास्टिक है तो मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बॉल में होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सिर्फ बॉल की एनर्जी होगी। ठीक है, टक्कर के बाद रॉड तो आ गई है रेस्ट में, तो हाफ m2v² है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रॉड के पास थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन बना लेंगे और m1 बाय m2, m1 अपॉन m2 फाइंड करेंगे। तो इसमें ये हाफ तो कैंसिल होता है और कुछ क्वांटिटीज कैंसिल हो नहीं रही हैं, तो m1 अपॉन m2, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3v² अपॉन d² ओमेगा स्क्वायर हुआ, और फिर 3 अपॉन d² ओमेगा स्क्वायर को अलग लिखकर इस v का स्क्वायर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, इसका स्क्वायर मतलब m1 स्क्वायर d² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 9m2 स्क्वायर। और इसको आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखो ये एक m1 इससे कैंसिल, ये m2 इससे कैंसिल, एक तो एक कैंसिलेशन, फिर ये 3 इससे 3 टाइम्स कैंसिल, और d² ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल। तो एक रिलेशन आ जाएगा m1 अपॉन m2 में, m1 अपॉन m2 में एक रिलेशन आ जाएगा। बस आ ही गया, वो तो 3 बच रहा है सिर्फ यहाँ पर, इधर तो 1 है, तो m1 बाय m2 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है इसलिए आपने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया। तो ये पार्ट सी हुआ। अभी पार्ट डी, a new ball with same mass m1 as the rod is now placed at a distance x from the pivot as shown. Again assuming the collision is elastic, for what value of x will the rod stop moving after hitting the ball? तो कैसी है ये, कोलिजन है इलास्टिक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। रॉड यदि स्टॉप हो जाती है m1 से टकरा कर, तो पूरी पूरी रॉड की काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगी, इस बॉल को। अब यहाँ पर किया सिर्फ ये है कि एक बॉल जो पहले m2 मास की थी यहाँ रखी थी, उसकी जगह अब m1 मास मतलब रॉड के मास के बराबर मास वाली ये नई एक बॉल पाइवोट से x डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो कंजर्व करेंगे पहले एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा इज इक्वल टू, ये है आई ओमेगा, आई कितना होगा इस रॉड का पाइवोट के अबाउट 1/3 m1 d² इंटू ओमेगा, और ये पूरी काइनेटिक एनर्जी पूरा मोमेंटम इसको मिल गया। तो अब मान लो कि इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है v, तो m1 v इंटू ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम बॉल का बाद में। तो पहले कर दिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यहाँ से v निकाल लिया, और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी। इन अदर वर्ड्स रॉड की पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गई, उस बॉल को, मतलब रॉड रुक जाएगी। तो ऐसा होने के लिए x कितना है हमको फाइंड करना है। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन बना लेंगे और सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, शांति से इसको सॉल्व करेंगे। तो बस करना है यहाँ ये कि v की वैल्यू डाल देनी है, ये वाली वैल्यू डालकर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व होकर x की वैल्यू आ जाएगी d/√3। तो अब इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, ये पूछ रहे होंगे आपको, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चन करते रहेंगे तो MCQs तो आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब एक 5 MCQs एंगुलर मोमेंटम पर मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो PDF आप डाउनलोड कर लेना, पहले सॉल्व करके देखना, सिर्फ 5 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और फिर उनके आंसर्स मैच करना और देखना कि ये कंसेप्ट कितना आपका स्ट्रांग हो गया है, कितना क्लियर हो गया है, क्या आपसे सवाल बनने लगे हैं। थैंक यू वेरी मच।